जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम तन्वी त्रिपाठी। आई वेलकम यू ऑल टू पहुजा लॉ एकेडमी। अभी हम सीबीआई एपीपी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर द प्रोबेबल आंसर्स। जो भी प्रोबेबल आंसर्स हैं वो हम मार्क करेंगे और आप अपने क्वेश्चन पेपर लेके बैठे और साथ ही साथ आप भी अपने आंसर्स मार्क कर सकते हैं। जो भी करेक्ट प्रोबेबल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। यस, द क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम बीएनएसएस। तो बीएनएसएस से शुरुआत करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। X is caught red-handed while stealing gold jewel from the gift of the X is caught red-handed while stealing gold jewelry from the gift of the bride received by her in wedding reception. In the reception, Y the executive magistrate of the area was also present. यहाँ पे Y क्या कर सकता है? He himself can arrest X, order an person to arrest X, commit X to custody subject to the provision of bail. तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे. So the correct option will be B. करेक्ट आंसर यहाँ पे B होगा. That is all of the three are correct. मार्क कर लीजिएगा. B will be the correct option here. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. A police officer X while investigating on a matter of house trespass locates a person who looks exactly same as the person in the video recording that was attached with the complaint on the basis of which FIR was registered. Which one of the following statement is most appropriate regarding the arrest of a person? तो सबसे appropriate statement इन्होंने पूछा है. तो यहाँ पे X में arrest the person without warrant if he has reason to believe. तो हमारे पहले ही सेक्शन में FIR का जो हमारा टॉपिक शुरू होता है, तो FIR में इस सबसे पहले ही शुरुआत में उन्होंने बता दिया है कि इफ यू हैव अ रीजन तो उस बेसिस पे आप जो है अरेस्ट कर सकते हैं. तो रीजन टू बिलीव के बेसिस पे हो सकता है. तो करेक्ट आंसर विल बी ए हियर. फॉर क्वेश्चन नंबर 2 द करेक्ट आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. Which of the following parties can file an application for plea bargaining before a court of law under section 290 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? तो कौन फाइल कर सकता है प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन? तो इट इज जनरली द एक्यूज जो कि फाइल कर सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3 ओनली. दैट इज द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस within a period of 30 days from the framing of the charge can file an application for the plea bargaining. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3 है हमारा. सही आंसर हमारा 3 है. सो द बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. बी. क्वेश्चन नंबर 3 में बी है हमारा सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग regarding sentence in cases of conviction of several offenses at one trial under the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता is not correct. अब ध्यान से समझिएगा, नॉट करेक्ट ये पूछ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन को कि नॉट करेक्ट में क्या आंसर हो सकता है हमारा. तो यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑप्शन इन्होंने दिए हैं हमें ए बी सी डी. लेट्स सी. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी सी. इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस if the aggregate punishment is in excess of the punishment which the court is competent to award, the offender must be sent for trial before a higher court. ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो ये करेक्ट नहीं है. बाकी ए बी डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. सो सी इज द आंसर इन क्वेश्चन नंबर 4. सी. ठीक है, सी सही आंसर होगा इन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. Considering the following statement respect of service of summons on a firm or other association of individuals under the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Service can be affected by serving it on the partner of a such association. It can be affected by letter sent through registered post addressed to the partner. तो यहाँ पे हमारे पास A और B दो ऑप्शन है और सही आंसर है दोनों ही सही है. तो C will be the correct option, that is both 1 and 2. In question number 5, C is the correct answer, both 1 and 2. Question number 6 आते हैं. A sub-inspector who operates in a jurisdiction X has been directed with a warrant to arrest a person who has escaped the jurisdiction Y. The sub-inspector reaches the jurisdiction Y but comes to know from the local police that the person to be arrested is already seated in a bus to leave the place. Which of the following is the most appropriate step
दैट द सब इंस्पेक्टर मे टेक। तो सबसे अप्रोप्रिएट स्टेप ये है कि ही कैन डायरेक्टली अरेस्ट द पर्सन। ओके, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। सी जो है वो सही आंसर होगा यहाँ पे, प्लीज इसको देख लें। और यहाँ पे जो टिक है इस पे मत जाए, ठीक है। ये किस जो पेपर हमने लिया है उसके आंसर्स रहे होंगे। ये जो सही आंसर हम बता रहे हैं सी है यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, व्हेन एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ एब्सकॉन्डिंग पर्सन कैन बी इशूड। अगेन वी हैव ऑप्शंस, लेट्स सी। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा आपका। एनी टाइम आफ्टर द प्रोक्लेमेशन requiring the person to appear at a specific place and time has been issued by the court। so यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, प्लीज डी मार्क कर लीजिएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब। when a person who is bound by any bond or bail bond taken under the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023 to appear before the court does not appear, तो कोर्ट क्या कर सकता है उस सिचुएशन में। अगेन द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर, मे इशू अ वारंट। ठीक है, शैल इशू अ वारंट जैसे इसने मार्क किया, बट द करेक्ट आंसर विल बी मे इशू अ वारंट। तो ए यहां पे करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो आप क्वेश्चन 90 सेक्शन 92 देख सकते हैं बीएनएसएस का। तो बीएनएसएस का सेक्शन 92 इस बात की पुष्टि करता है। ठीक है, सो एक बार ये देख लीजिएगा आप। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। द पुलिस ऑफिसर X, while investigating in a financial fraud matter, finds that one of the suspect has purchased a luxury yacht, which X believes that the same is derived as a result of criminal activity and is about to flee to the foreign country. Immediately, X immediately, with the approval of the superintendent of the police, apprised to the court for taking cognizance of the offence under section 107। तो 107 पे ये हमारा सिचुएशन डील करता है। तो 107 में इसका आंसर होगा। सही आंसर इसका बी है। क्वेश्चन काफी लेंदी थे, सो पेपर वाज नॉट सो टफ। देयर वर क्वेश्चंस व्हिच वर कॉन्सेप्चुअली बीइंग आंसर्ड। बैराक से भी काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं, बट द पेपर वाज क्वाइट लेंदी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। X, an inspector of a police, was conducting an investigation under section 116 of the BNSS for tracing some stolen precious stones like emeralds, ruby and diamond. During the investigation, X finds a drum containing diamond that he believed was likely to be concealed. Which of the following can be said to be the most appropriate step that X may take? तो क्या appropriate step है जो X ले सकता है इस particular में situation में? So A is the correct answer. That is 1. He can actually make an order to seize the drum। ठीक है, तो सस्पेक्टेड आर्टिकल है तो उसको सीज किया जा सकता है, इतनी पावर है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, X has been ordered to pay an amount of rupees 25,000 per month to his wife as a maintenance under section 144 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita। X in the meanwhile starts to live with his girlfriend. However, X readily agrees to pay the maintenance to his wife only if she agrees to live with him. Which one of the following section is correct in this situation? तो ये कंडीशन तो सही नहीं है कि आपको रहना ही पड़ेगा उनके साथ। So C will be the correct answer here. The wife may refuse to accept the condition। ठीक है, तो एक ये जरूर देख लीजिएगा आप सिचुएशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट the police officer reports to an executive magistrate that in the locality there is a pond where a dispute is likely to arise between X and Y regarding the fishery rights on the same. Which one of the following steps shall not be taken by the EM in this case? Shall not be, तो not थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि हम नॉट को नजरअंदाज ना करें। ठीक है, शैल नॉट भी लिखा है तो उस चीज को बस ध्यान देना है हमको। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी डी, आस्क द पुलिस ऑफिसर कंसर्न टू फर्स्ट प्रोवाइड अ रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम द पार्टीज। तो डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन रिसीव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स under the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita. If such commission is within the limit of the such station, the officer in charge can take which one of the following steps?
क्या इनमें से स्टेप्स ले सकता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन? तो ए इज द करेक्ट आंसर, शैल एंटर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर। सो हियर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर हो सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। X is accused of obstructing Y, a public servant, in the discharge of his public function when Y was following a thief who was suspected to have taken refuge in a public hall. X was the gateman of the said public hall. A charge, अब यहाँ पे जो charge framing होगी वो क्या contain करेगी? So the answer will be one here, only one, that shall state the law and the section of the law against which the offense is said to have been committed. तो law और section स्टेट कर दीजिए, अदरवाइज मैनर्स या बाकी चीजों की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास कोई प्रॉपर चार्ज ना हो उस पर्टिकुलर ऑफेंस को लेके। सो हियर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली वन, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। X is charged for knowingly selling goods marked with a counterfeit property marks and is brought before the magistrate. Which one of the following is not mandatory, नॉट मैंडेटरी याद रखिएगा, टू बी फॉलोड अंडर BNSS? कौन सा स्टेप है जो मैंडेटरी नहीं है फॉलो करना? सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी इन क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट आंसर विल बी ए। इफ द अक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डी आपका सॉरी सही आंसर होगा, अ फॉर्मल चार्ज शैल बी फ्रेम्ड, डी विल बी द करेक्ट आंसर, अ फॉर्मल चार्ज शैल बी फ्रेम्ड। इसके बाद वाले क्वेश्चन का ऑप्शन देख लिया था मैंने 16 का, 15 का होगा डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समरी ट्रायल इज करेक्ट? समरी ट्रायल को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो डी हियर द करेक्ट आंसर विल बी ए। इफ द अक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्ट द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस, ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर इन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। Which one of the following statement in respect of directions of the Supreme Court in Arnesh Kumar versus State of Bihar वाले केस में क्या इनमें से करेक्ट नहीं है, इज नॉट करेक्ट देखना है हमें? तो डी विल बी नॉट करेक्ट, दैट इज अंडर द सेक्शन 498A ऑफ द IPC जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ऑथराइज डिटेंशन विदाउट रिकॉर्डिंग रीजंस, तो ही मे नॉट ऑथराइज डिटेंशन विदाउट रिकॉर्डिंग रीजंस। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास शुरू हो रहे हैं अब ये हमारे कंपनी लॉ के क्वेश्चन होंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं ये। सो कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज टू ओनली। सही आंसर क्या है? टू ओनली, बी विल बी द करेक्ट आंसर, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। Which one of the following precondition is mandatory for a company limited by guarantee to reduce its share capital under section 66 of the Companies Act? तो इसका सही आंसर है A, that is the application by the company must be confirmed by the tribunal। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? A। 19 का सही आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए। The power of the company to purchase its own shares under the Companies Act 2013 is subject to which one of the following conditions? कौन सी conditions को मद्देनजर रखते हुए वो अपने ही शेयर्स को खरीद सकता है कंपनी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, the ratio of the aggregate of the secured and unsecured debt owned by the company after buyback must not be more than twice the capital and its free reserve. So the correct answer will be D here। 21 में आ जाइए। An extraordinary general meeting of the company under the Companies Act can be called by the board on the requisition made by such number of members। तो कितने members जो है वो requisition डालेंगे? So the answer will be D here, 1/10, who holds not less than 1/10 of the paid up share capital of a company carrying the right to vote। ठीक है, by right of vote section आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। Which one of the following statement with respect to the content of
minutes of proceedings of the general meeting of the board of directors under the companies act is not correct। देखिए बार बार not correct आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है। क्वेश्चन अगर हमने आराम से ध्यान से पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हमारे आंसर सही हो सकते हैं ज्यादा, बट स्टिल टाइम लिमिट भी थी हमारे पास और पेपर बहुत लेंदी था। सो दिस विल anyhow by the end of the day will affect the cutoff। तो cutoff तो affect होगा इससे। So the correct answer in question number 22 is C। C is the correct answer, that is the minutes shall be signed by all the concerns within 30 days of its conclusion। C will be the correct answer। Question number 23 देखते हैं, which one of the following statement regarding declaration of dividend by a company under the Companies Act is not correct? So D is not correct। The dividends are to be paid are to be paid to the registered as well as non-registered shareholders of the company। D is not correct। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर है D, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। Which one of the following is not a source of funding for the investors education and protection fund under the Companies Act IEPF? तो redemption amount, A is the correct answer, that is redemption amount of preference shares remaining unpaid or unclaimed for 5 or more years। A will be the correct answer here। Question number 25 देखिए, considering the following statement respect to corporate social responsibility under the Companies Act, तो CSR को मद्देनजर रखते हुए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? So here 2 and 3 both are correct। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पे होगा C, ऑप्शन C, 2 and 3 only is correct। C will be the correct answer। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार C बोल रहा हूँ या ऑप्शंस को हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी हम मिस कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। विद रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज बाय द ऑडिटर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, एन ऑडिटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर? एन ऑडिटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू। ठीक है, तो सही आंसर है यहाँ पे सी, प्रोवाइड एक्चुरियल सर्विसेज टू द कंपनी। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। 27 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Considering the following statement related to directors identification number under the Companies Act, दिन को लेके ये क्वेश्चन था। सो इसमें पहला और तीसरा दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, और हमारा जो आंसर होगा 1 and 3 ओनली, दैट इज बी। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 1 and 3 ओनली। 1 and 3 ओनली हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी, बी फॉर बॉम्बे। 28 पे आ जाइए। Which one of the following statement regarding the power to compromise or make arrangement with creditors and members under the 230 of the Companies Act is not correct? Again not correct बोल दिया इन्होंने, तो सही आंसर होगा इसका C, where the tribunal order a meeting majority of the persons representing 2/3 in value of creditors must agree to compromise or agree। तो agreement, compromise or agreement, C is the correct answer here। So क्वेश्चन नंबर 28 में C करेक्ट आंसर है। 29 पे आ जाइए। Which of the following statement in context of registration of a scheme of mergers and amalgamation under the Companies Act is correct? तो mergers और amalgamation को लेके क्या करेक्ट हो सकता है under the Companies Act? A is the correct option, that is on receipt of the scheme if the registrar or official liquidator has no objection it must be registered by the central government and confirmation must be issued। ठीक है, तो ये आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। Which one of the following statement regarding the serious fraud investigation office under the Companies Act is not correct? तो इन चारों में से कौन सा सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 30 में? So the correct answer will be B. The SFIO is to be headed by the person who shall be an officer not below the rank of secretary to the government of India। ये सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा B is not the correct option। 30 का आंसर क्या होगा? B होगा। क्वेश्चन नंबर 30 द करेक्ट आंसर इज B। अब क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये सेट डी है हमारा, सेट डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31 जो है हमारा उसका आंसर देख लेते हैं। मैच द कॉलम है, केसेस को हमको मैच करना है विद द एप्रोप्रिएट इश्यूज दैट वर रेज्ड इन द केस। तो पहला आपका केस है कोटला वर्सेस वेंकट स्वामी। सो दिस वाज बेसिकली रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।
तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है बी। तो ए का हमारा जो ऑप्शन है वो 2 है। दूसरा केस जो है हमारा एरलैंगर न्यू सोम्ब्रेरो का केस जो है दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स, सो बी का ऑप्शन हमारा 4 होगा। सी दैट इज टाटा कंसल्टेंसी जो केस था आपका सर्विसेज लिमिटेड वाला, वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड था, सो 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर सी। और डी का जो है सही आंसर होगा रिमेनिंग दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेंस, दैट इज ए। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो ए होगा हमारा। ओवरऑल जो हमारा ऑप्शन से आंसर निकल के आएगा दैट विल बी ए। सो करेक्ट आंसर विल बी ए इन क्वेश्चन नंबर 31। 32 पे आते हैं। Considering the following statement in respect of the power of a tribunal under the Companies Act 2013 regarding an application for relief in cases of operation, तो ऑपरेशन से रिलेटेड है हमारा ये केस। अब ये 4 स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं और पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है इनमें से। क्या लिखा है इन्होंने यहाँ, विच स्टेटमेंट इन अबव गिवन इज करेक्ट। सो सही जो आंसर है हमारा वो डी होगा यहाँ पे, दैट इज 1, 2 and 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 32। डी विल बी द करेक्ट आंसर, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता आर करेक्ट। तो मतलब भारतीय न्याय संहिता हमारा जो है, अब यहाँ पे क्रिमिनल लॉ सब्सटैंटिव लॉ आ गया हमारा, आईपीसी नहीं था तो बीएनएस था यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे क्या इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 ऑप्शंस हमें दिए। इन ऑर्डर टू कम्यूट अ सेंटेंस द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज टू नेसेसरली टेक द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। बिल्कुल सही बात है, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हम बोले कि कंसेंट लेनी जरूरी है, तो ये तो स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, द पनिशमेंट ऑफ द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शुड नॉट एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम, ये सही प्रोविजन है हमारा। तो जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा हमारे यहाँ पे, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। एक्स अ कैप्टन ऑफ अ शिप, बहुत बड़ा सा फैक्ट है। डायरेक्टली मैं इसका आपको क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बता देता हूं। डी है इसका सही आंसर, सीधे आप आंसर मार्क कर लें। एक्स कैन क्लेम अ डिफेंस अंडर सेक्शन 19 ऑफ द भारतीय नागरिक न्याय संहिता। तो जिसको सेक्शन पता थे, नए लॉज में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें अगर सेक्शंस पता है तो आप देखोगे कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आया है अलोंग विद द इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है बट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। S X entrusted his watch to Y for safekeeping. Y sold this watch to Z without X consent. Y shall be held liable guilty for committing which of the following offenses? तो criminal breach of trust सही आंसर होगा इसका। 35 का B है हमारा सही आंसर। 35 का सही आंसर है criminal breach of trust। 36 the constitutionality of the marital rape exception under the provision defining the offense of rape was deliberated upon by the High Court in which of the following cases? तो केस का नाम है खुशबू सैफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। ए जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा, खुशबू सैफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द राइट केस इन क्वेश्चन नंबर 36। ए इसका सही आंसर है 36 पे। 37 में आइए। कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ बीएनएस, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो इसमें सही स्टेटमेंट आपका है सी आंसर है इसका सही, दैट इज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका, सॉरी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि क्या सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो उस हिसाब से दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे बैराक में जाके तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैं जो आंसर अभी बता रहा हूं वो सी बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ठीक है, मार्क कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार बैराक में भी आप विजिट कर सकते हैं, आपको सही आंसर मिल जाएगा। ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो स्नैचिंग अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेटेस्ट 304 में है आपके, तो एक बार ये जरूर देख लीजिएगा बीएनएस का आपका 304 जाके। सही आंसर होगा स्नैचिंग, क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, मिठू सिंह केस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो इसका सही आंसर आप मार्क कर लीजिए, 1 ओनली सही आंसर है इसका, दैट इज बी फॉर बॉम्बे। बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। A with the intention of murdering B abets C, a child of 11 years, to administer poison to B. C did not commit the act of giving the poison to B. In light of this, which among the following is the most appropriate? सही क्या होगा इसमें? तो देखिए A ने तो अपना काम कर ही दिया एज अ अबेटर, तो A is guilty of abetting the offense of culpable homicide not amounting to murder is the right answer. So A will be the correct answer in question number 40. A सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा 40 में। 41 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। A instigate B to burn C's house. B burns C's house and at the same time commits theft of property
इन सीज हाउस, तो ये वही आपका सेक्शन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस वाली बात करता है। सेक्शन 111 हमारा आईपीसी का था, ठीक है, तो उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन होगा, देख लीजिएगा आप बीएनएस में। सही आंसर इसका है 1, दैट इज ए इज गिल्टी ऑफ अबिटिंग द बर्निंग ऑफ अ हाउस, तो ए इसका सही आंसर है, 1 इसका सही आंसर है, ठीक है, ओनली 1। सो एज पर क्वेश्चन नंबर 42, लेट्स सी क्या है ये। एज पर भारतीय न्याय संहिता which of the following statements are correct, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो पहला स्टेटमेंट, द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन कैन बी कमिटेड अगेंस्ट अ डेड पर्सन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इम्यूटेशन ऑफ एनीथिंग व्हिच इज ट्रू इज एन एक्सेप्शन टू डिफेमेशन एंड इट इज फॉर पब्लिक गुड, बिल्कुल ये भी सही आंसर हो सकता है। The constitutional validity of law on criminal defamation was upheld in the case of Subramaniam Swamy, डिफेमेशन से रिलेटेड केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है। सो यहाँ पे तीनों ही के तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हियर इन क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका सही आंसर होगा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 42 डी इज द करेक्ट आंसर। 43 देख लेते हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एज पर दी भारतीय न्याय संहिता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सही इनमें से क्या है? तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, सो आंसर विल बी ए, यहां पे सही आंसर होगा ए, दैट इज 1 ओनली, ए दैट इज 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, विच which of the following kinds of hurts are designated as grievous hurt under the भारतीय न्याय संहिता, तो बीएनएस में क्या इनमें से ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा? इमैस्कुलेशन है, परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ हेड है, डिसलोकेशन ऑफ टूथ इज अ ग्रीवियस हर्ट, फ्रैक्चर ऑफ बोन इज अ ग्रीवियस हर्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, मतलब डी सही आंसर होगा, 1 2 3 4 ऑल इज देयर, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस इन द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कमिटेड अंडर भारतीय न्याय संहिता, इनमें से कौन सा ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब हम कह सकते हैं कि थेफ्ट हुई है? सो द आंसर विल बी 2 एंड 3, दैट इज सी द करेक्ट आंसर। 2 एंड 3 जो है वो यहाँ पे सही होगा, सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिस्कसेस द ऑफेंस ऑफ ऑब्सिनिटी, बड़ा फेमस जजमेंट है ये, अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था, और इन्होंने एक प्रूडेंट टेस्ट निकाला था इसको लेके अविक सरकार वाले केस में। सो इट इज इंपॉर्टेंट केस, बी इज द करेक्ट आंसर। 46 का बी है करेक्ट आंसर। 47 देख लेते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से क्वेश्चन है हमारा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर। सो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 47 में बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। 48 में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आर और इज करेक्ट, तो इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? 4 स्टेटमेंट्स हमें दिए गए थे, चारों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें निकालना है। सो 48 का सही आंसर है बोथ 1 एंड 2, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 एंड 2। 49 में आते हैं, द कमिटी रिकमेंडिंग the appointment of the central vigilance commissioner consist of Prime Minister, Minister of the Home Affairs of the government, Chief Justice of the India और the leader of opposition, तो इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? तो 1 2 and 4 is the correct answer, 1 2 and 4 is the correct answer, that is B the correct option, B जो है वो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, the Central Vigilance Commission can inquire into any complaint, exercise superintendent over the functioning of Delhi special police establishment, दोनों ही सही ऑप्शन है यहाँ पे। सो बोथ 1 and 2 is the correct answer, both 1 and 2 is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? सो ये बी ऑप्शन सही नहीं है, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कैन इन्वेस्टिगेट ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस वो इन्वेस्टिगेट करें। सो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, द सुपरिटेंडेंस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वेस्ट इन, तो किसके ऊपर वेस्ट करता है? तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी द करेक्ट आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 1 and 2 is the correct answer, B। 53 पे आइए, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 53
का सही आंसर है आपका बोथ 1 एंड 2। 53 का सही आंसर है बोथ 1 एंड 2। सी इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर कैलकाटा, सी इज द करेक्ट आंसर। 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो इसको मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता वीडियो में, बहुत शॉर्ट में जल्दी से करना चाहता हूँ जिससे आपको करेक्ट आंसर, मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट आंसर्स पता चल जाए बिफोर द आंसर की इज कमिंग। उससे पहले हमारे पास एक ब्रीफ आइडिया हो कि हमारे स्कोर कितने बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है सी, दैट इज द डायरेक्टर कैन बी ग्रांटेड एक्सटेंशन आफ्टर इनिशियल अपॉइंटमेंट इन दी प्रिस्क्राइब्ड मैनर, सी। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 55, failure to comply or contravention of the provision of Environmental Protection Act or any other order or direction passed under it is punishable with, तो क्या इसकी punishment होगी? तो इसका सही आंसर है A, closure, prohibition and regulation of an industry, operation or process। ठीक है, तो A इसका सही आंसर हो सकता है 55 का। 56 देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी 56 का ए हो सकता है आंसर। 55 मैंने बोला, सॉरी गलती से 56 हो गया, 55 का ए होगा। 56 का हमारा सही आंसर है सी। 56 का सही आंसर है हमारा सी, 1 एंड 2 ओनली। 57 देख लीजिए, 57 का जो सही आंसर है 57, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट मेड बाय, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी और एनी पर्सन हु हैज गिवन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज, तो दोनों ही सही है यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ, सी विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 57। 58 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लेके इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें प्रोबेबल आंसर जो है वो मुझे बी लगा, तो मैंने बी मार्क किया है। आंसर में वेरी हियर बट बी मेरे हिसाब से सही आंसर है, बी दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नॉट करेक्ट पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए, which of the following statement with regard to section 132 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए का सेक्शन 132 को लेके इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो वन ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट, वन ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाइए, considering the following statement with regard to the existence of the course of business when relevant under section 14 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, so इसका सही आंसर होगा both 1 and 2, that is C, both 1 and 2 सही आंसर होगा, that is C। 61 पे आ जाइए, with one of the following statement with regard to section 12 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम is not correct, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? so A will be the correct answer here, A will be the correct answer here। 61 में A सही आंसर होगा आपका। A fact relevant as showing the existence of a particular state of mind must show that the state of mind exists generally। एक बार मैं सारे स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ फिर भी। Where upon a trial of a person accused of an offence, the previous commission by the accused of an offence is relevant, previous commission of such person shall also be relevant fact। A is charged with shooting at B with intent to kill him। In order to show A's intention, the fact that A having previously shot at B may be proved। तो इन्होंने पूछा है कि इनमें से सेक्शन 12 में कौन सा नहीं करेक्ट है, इज नॉट करेक्ट, फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ए ही जो है वो आपका सही आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 61। 62 पे आइए, द वर्बल स्टेटमेंट ऑफ relevant fact made by a person who is dead is not in itself a relevant fact in which of the following cases, क्या उनमें से relevant fact नहीं माना जाएगा? सो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्राइस ऑफ अ ग्रेन इज नॉट अ relevant fact here, ठीक है, तो बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का बी सही आंसर होगा। 63 पे आ जाइए, the question arises before the court regarding the existence of right and customs, again
यहाँ पे सही आंसर मार्क कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 63 में 1 and 3 ओनली, दैट इज सी द करेक्ट ऑप्शन। सी करेक्ट आंसर हो सकता है यहाँ पे। चेतन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका अभी रीसेंट का केस है हमारा, ये कन्विक्शन बेस्ड ऑन कंप्लीट चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को लेके केस है। सो ए इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 65 में 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 65। 65 एक बार मैं दिखा देता हूं। द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज दैट वेदर अ गिवन लेटर इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ एक्स, अ बिजनेसमैन हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड टू बी द पर्सन acquainted with the handwriting of X under section 41 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो सही आंसर इसका क्या होगा? So question number 65 सही आंसर होगा 1 and 3। 1 and 3 is the correct answer। Question number 66 देख लीजिए। Which one of the following statement regarding the examination of a witness under भारतीय साक्ष्य अधिनियम is not correct? Leading question shall not be asked in cross examination, सही नहीं है। It should be asked in cross examination। तो B जो है यहाँ पे वो करेक्ट होगा। B मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। Which one of the following statement according to भारतीय साक्ष्य अधिनियम is or are correct? इनमें से क्या करेक्ट है? तो 3 is the correct option। Oral accounts of the content of document given by a person who has seen it will be considered primary evidence। देखिए अब एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक जरूर कंफ्यूजन है, या तो इन्होंने ऑप्शन सही नहीं दिए हैं। थर्ड ऑप्शन तो सही है इनका, 3 ओरल वाला जो भी मैंने बताया, ओरल अकाउंट्स वाला स्टेटमेंट सही होगा। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट फिर भी अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे 3 ओनली ही किया जाएगा बिकॉज सेकंड इज नॉट राइट। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो था आपका कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड ओनली बाय प्राइमरी एविडेंस सही नहीं है। तो ये सही है, ये भी सही हो सकता है, बट वो हमारे ऑप्शन में है नहीं। 68 पे आ जाइए। Which of the following statement according to the भारतीय साक्ष्य अधिनियम is correct? इनमें से क्या करेक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेके? तो इसका आंसर होगा 2 ओनली। सेकंड पोर्शन इज ओनली करेक्ट, दैट इज 2 ओनली। तो बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बी होगा, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर ए होगा। कैरेक्टर को लेकर क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द भारतीय साक्ष्य अधिनियम आर करेक्ट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग? गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। ठीक है, तो पहला वाला तो आपका स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं होगा। 70 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 70 पे देख लेते हैं सही आंसर क्या है। अगेन यहाँ पे भी 1 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए। तो क्वेश्चन नंबर 69 का भी सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का भी सही आंसर ए होगा, पहला वाला पोर्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। मैच द कॉलम। एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पर्सन हु कॉल्स हिम, तो जो लेके आता है वो क्या करता है, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करता है, तो ए का 2 होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्स, तो फिर क्रॉस के बाद अगर दोबारा ही अपने लाए हुए विटनेस का हम एग्जामिन करते हैं तो उसको हम री एग्जामिनेशन कह सकते हैं, तो ये 3 हो सकता है, बी का 3 हो सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी क्रॉस होता है ये, तो हम इसको 4 कह सकते हैं। और एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेष और इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव, तो ये आपका लीडिंग क्वेश्चन होगा, तो 1 होगा इसका। तो सही ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, मैच द कॉलम, सही ऑप्शन सी होगा। 72 पे आइए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे मेक, अब कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है आपके पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे मेक रेगुलेशन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, तो कौन सी यूटी के लिए वो प्रोविजंस बना सकते हैं? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली। देखिए 1 2 4 इसका आंसर सही होना चाहिए, तो आप ऑप्शन सी मार्क कर लीजिए। चंडीगढ़ नहीं इंक्लूड होगा इसमें। पुडुचेरी है, दादर नागर हवेली है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ नहीं ऐड है, तो सही आंसर सी होगा इसका। 73 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज इन केस द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड अ रिट, तो यहां पे बी सही आंसर होगा आपका 73 में। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाइए। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम लिमिट फॉर द रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन की मैक्सिमम लिमिट इन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए 10% तय की है। तो क्वेश्चन नंबर 70
74 का सही आंसर डी होगा आपका। 75 पे आइए। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर आप मार्क कर लीजिए। 1, 2 एंड 3 तीनों ही होंगे, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 75, डी। क्वेश्चन नंबर 76 में भी डी ही करेक्ट आंसर होगा, 76 में भी डी करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 77, कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसमें से स्टेटमेंट सही होंगे, पूछा इन्होंने। तो 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आर्टिकल 20 नहीं सस्पेंड होगा हर केस में, 21 नहीं सस्पेंड होता है एट टाइम्स, तो आप ये नहीं कह सकते कि हर फंडामेंटल राइट सस्पेंड ही होगा। तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का, सी सही आंसर होगा। 78 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 78 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से क्या करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अ टाइटल ऑफ एन एकेडमिक डिस्टिंक्शन कैन बी कन्फर्ड बाय द स्टेट ऑन एनी पर्सन, तो इसमें से सी सही नहीं है। नो पर्सन इन इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप सी कर लीजिएगा। सेवेंटी 79 पे आ जाइए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस चीज की बात करता है, तो मिनिमम लिविंग वेजेस की बात करता है, तो लिविंग वेजेस यहाँ पे आप कर सकते हैं। सही आंसर बी। 79 में बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में डी सही आंसर है। बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर बैरक में पढ़ा है तब भी आप ये आंसर कर लोगे। डी आंसर इज द राइट आंसर। 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जा सकते हैं। 81 पे आ जाइए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, reprieve, respite and remission on punishment in which of the following cases। तो लाइफ सेंटेंसेस में ऐसा नहीं कर सकते, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, तो सही आंसर बी होगा यहाँ पे। बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। 81 में बी करेक्ट आंसर है। 82 देख लीजिए। द ग्राउंड ऑन एंड द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इलेक्शन कमिश्नर का प्रोसीजर डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस एंड कैग। तो डी इसका सही आंसर है। 82 का सही आंसर डी होगा, देख लीजिएगा। 83 देख लीजिए। कोर्ट कैन बार फ्रॉम एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटेड टू इलेक्शन इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद, तो इसका आंसर है 1 एंड 2 डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2 एंड पहला वाला अलॉटमेंट ऑफ सीट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 1 एंड 2 दैट इज बी। बी सही आंसर होगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए। कंसीडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। सही आंसर इसका आप मार्क कर लीजिए 1, 2, 3 दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 84। 1, 2, 3 डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट इज नॉट करेक्ट। क्या एस्टिमेट को लेके इनमें से सही नहीं है। सो बी विल बी नॉट द करेक्ट ऑप्शन। बी, नो डिस्कशन इज अलाउड इन पार्लियामेंट ऑन द एस्टिमेट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसा कुछ नहीं है, तो बी यहां पे बी फॉर बॉम्बे सही नहीं है, बी करेक्ट आंसर होगा। 86 पे आ जाइए। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कब अलाउ किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। मैंने क्वेश्चन का आंसर ए रखा है, तभी मुझे अंडरस्टैंडिंग है बैरक देख के, और आप वैसे सेक्शन 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग को लेके है, आर्टिकल 108 उसको रिफर कर ले एक बार। मैंने यहाँ पे आंसर ए मार्क किया है। ए, द कंसिडर द बिल पास बाय द हाउस ऑफ द पीपल बट रिजेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ए मैंने मार्क किया है। 86 पे देख लीजिएगा। 87 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो बी यहाँ पे सही नहीं है। अ लॉ एनैक्टेड बाय पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड held for the purpose of agriculture shall be void on the ground that the same is inconsistent with the fundamental rights of right to equity। B is not the correct answer, तो B मार्क कर लीजिए, यहाँ पे हमारा सही आंसर B है। 88 देख लीजिए। The Constitution of India does not prescribe minimum number of members। किस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, तो दिल्ली इसका सही आंसर होगा B। 89 देख लीजिए।
Which of the following statements with regard to the creation of all India services are correct? इनमें से क्या करेक्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके? सो 89 का सही ऑप्शन है 1 एंड 2, बी सही ऑप्शन होगा, बी फॉर बॉम्बे, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए, 90 का देख लीजिए सही आंसर क्या हो सकता है। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो सी जो है वो सही नहीं है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, सी विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 90। 91 देख लीजिए, सी विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 91 ऑल्सो, सी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 91। 92 देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? कौन सी सिचुएशन है जहां पे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है पब्लिकेशन से? तो इसका सही आंसर देखिए, इसमें मुझे तो कई मोर देन वन स्टेटमेंट है लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर सही आंसर आपको फिर भी मार्क करना है तो डी आप कर सकते हैं, डी, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 93 देख लें, कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से क्या सही है? 93 का सही आंसर है 2 एंड 3, दैट इज डी, डी फॉर दिल्ली। 93 का सही आंसर है डी, 2 एंड 3। 94 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर है सी, सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है बी, द ग्राउंड एंड द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज डिफरेंट फ्रॉम वन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक कमीशन। बी इसका सही आंसर है 95 का। 96 पे आ जाइए, 95 का बी सही आंसर है। Which of the following judgment did the Supreme Court decide constitutional validity of the Section 5 of the Prevention of Money Laundering Act? तो ये आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट शुरू हो गया। तो इसमें फेमस केस यही था आपका इस चीज को लेके, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर इन क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 97 में देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। सी है, एक्स में अरेस्ट वाई बट शैल फर्स्ट इन्फॉर्म दी एजुकेटिंग अथॉरिटी अबाउट द सेम। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे? नॉट करेक्ट इन्होंने पूछा है, तो सी इज नॉट करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए एक बार, सही आंसर है बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। 98 में सही आंसर है बोथ 1 एंड 2। 99 देख लीजिए, 99 में 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए। 98 में सही आंसर सी था, 99 में सही आंसर ए है। 99 में करेक्ट आंसर ए हो सकता है आपका। 100 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 100, चैप्टर 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। सी इज दी सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है कि इनमें से पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। द एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर अंडर द एक्ट, सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। हमारे आंसर जो है वो सी है यहाँ पे सही। 101 में आ जाइए, 101 में आपका सही आंसर है ए, 1 ओनली, ए 1 ओनली। 102 में आ जाइए, केस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपका, सीबीआई वर्सेस बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल्स। तो ये आपका रमेश गैली का जो केस था, इसका सही आंसर होगा डी, दैट इज हायर ऑफिशियल्स ऑफ प्राइवेट बैंक such as chairperson or managing director will be considered as public servant। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट के बारे में पूछा जाता है भाई कौन कौन पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, तो इस केस के अंतर्गत इन्होंने डी ऑप्शन सही बताया है। 103 पे आ जाइए, अगेन राइट आंसर इज सी, एक्स शैल नॉट बी पनिश्ड एज ही वाज कंपेल्ड टू मेक द पेमेंट, सही आंसर है सी। 104 में आ जाइए, 104 में अगेन द करेक्ट आंसर विल बी सी, द ऑफेंस ऑफ ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट विल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय द पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाइए, केस से रिलेटेड है ये, कोर्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ लोकायुक्त पुलिस दबंगरी वर्सेस सीपी नागराज वर्सेस सीबी नागराज। सो 105 का करेक्ट आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे।
that is the punishment in case of multiple proven cases of bribery must fall under the purview of section 14 of the Prevention of Money Laundering Act, Prevention of Corruption Act. ओका, तो 105 का सही आंसर है बी फॉर बॉम्बे. 106 का सही आंसर है सी. 106 का सही आंसर है सी, दैट इज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन केस इन इट्स ओन ऑर्डर. कंपटीशन एक्ट से ये क्वेश्चन है आपका 106. 107 देख लीजिएगा. इसका सही आंसर होगा आपका रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. ए होगा इसका सही आंसर. एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा इसको. फिलहाल व्हाट आई हैव मार्क्ड इज ए द करेक्ट आंसर हियर. 108 में आ जाइए. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन हैज बीन ट्रीटेड एज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस अंडर सेक्शन 4. तो इनमें से क्या अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है? तो 1 and 3 दोनों ही अब्यूज ऑफ डोमिनेंस होंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हियर. डी फॉर दिल्ली. D 1 and 3. A competition commission shall have regard to which one of the following factors while determining whether an agreement has an appreciable adverse effect on competition under section 3. So 109 का correct answer होगा A, exclusion in house production. sorry 109 का correct answer होगा आपका C, driving exist competitors out of the market. So the correct answer will be C. 1010 पे आ जाएं. क्वेश्चन नंबर 1010. The competition commission shall not have regard to which one of the following factors while determining the relevant geographical market. So A will be the correct answer here. 1010 का सही आंसर होगा A, exclusion of in-house production. 111 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 111. In order to ensure that an enterprise does not abuse its dominant position, the Competition Commission may not provide which one of the following matters under section 28 of the Competition Act. So C will be the correct answer here. The market share in the relevant market of the person or enterprise in a combination individually or as a combination. So C will be the correct answer here. 112. The question is related to the case Commission of India, Competition Commission of India versus Scott Glass India Private Limited. Abuse of dominant position C है यहाँ पे. ये केस का जो रिलेवेंस है वो C है आपका. Abuse of dominant position से रिलेटेड था ये. 113 पे आ जाइए. 113 का सही आंसर होगा पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट B. 113 का सही आंसर है B. 114 सही आंसर है इंटरमीडियरी A. 114 का सही आंसर है A. 115 which one of the following is not a ground for revoking a digital signature certificate by the certifying authority under the Information Technology Act. तो 115 का सही आंसर लिख लीजिए C. The subscriber holds a private key corresponds to the public key list in the DSC. तो इसका सही आंसर C होगा आपका 115 का. 116 पे आइए. कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर IT एक्ट. तो तीनों ही सही हैं आपके स्टेटमेंट्स, तीनों ही करेक्ट हैं. तो आप 1 2 3 A ऑप्शन मार्क कर सकते हैं. इन 116 A इज द करेक्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन 117 देख लीजिए. क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मींस अ कंप्यूटर रिसोर्स the incapacitation or destruction of which shall not have debilitating impact on which one of the following. तो सही आंसर इसका हो सकता है ट्रैफिक डेटा. सही आंसर हो सकता है इसका ट्रैफिक डेटा सही आंसर हो सकता है C. 118 देख लीजिए क्वेश्चन नंबर. which one of the following is not the reason for the central government may authorize to monitor and collect traffic data under section 69B of the IT Act. सही आंसर इसका D है. इसका सही आंसर D है. मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स D. क्वेश्चन नंबर 119. A cyber cafe owner is asked to provide subscribers information to the law enforcement agency. तो उसकी क्या as a owner legal obligations है? A है extend all facilities and technical assistance to the agency. A is the correct answer. A is the correct answer. And the last question, that is 120, that is under the 3 clause 2 of the Information Technology Act.
the authentication of the electronic record cannot be affected by use of, तो आप इसका सही आंसर ए मार्क कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, मैंने बैराक में भी देखा तो मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, फिलहाल मैं इसका आंसर ए सजेस्ट कर रहा हूं आपको। So this is all. These are the 120 questions being solved. Hope so maximum answers इसके सही होने चाहिए as per the knowledge we have put in. Let's hope, आप देखते हैं, आप अपना चेक कर लीजिएगा। Let's hope for the best and best of luck to all of you. Subscribe for more content.